हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। डेट है आज की 30 दिसंबर 2022 एंड आप सभी का स्वागत है आज के एडिटोरियल डिस्कशन में। देखिए, आज हम जो मुद्दे डिस्कस करेंगे उनमें से एक इंपॉर्टेंट मुद्दा होगा रिगार्डिंग वॉइस टेक्नोलॉजी टू कॉम्बैट साइबर फ्रॉड। आजकल के टाइम पर आप नोटिस कर रहे हो साइबर फ्रॉड बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। अब इनको रोकने का एक तरीका जो राइटर सजेस्ट कर रहे हैं दैट इज वॉइस टेक्नोलॉजी। अब इसको कैसे यूज कर सकते हैं साइबर फ्रॉड को कम करने के लिए, इसको समझेंगे। इसके साथ ही आप जो एक और मुद्दा हम डिस्कस करेंगे दैट इज विद रिगार्ड्स टू अफ्रीका। अब जब हम बात करते हैं देखिए अफ्रीका की, तो यहाँ पर यूएस भी अपनी रेलेवेंस इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है। चाइना के भी काफी सारे एफर्ट्स हैं, इंडिया के भी बहुत सारे एफर्ट्स हैं। तो ये क्यों इतना एफर्ट कर रहे हैं, क्या क्या इनके एफर्ट्स हैं, इंडिया के लिए इन सभी चीजों के क्या मायने हैं, ये सारी चीजें आज हम समझने वाले हैं। बट उसके पहले आज की कोट ऑफ द डे दैट इज बाय दलाई लामा जी। अब यहाँ पर दलाई लामा जी क्या बात कर रहे हैं, उन्होंने बोला है we can never obtain peace in the outer world until and unless we obtain peace within ourselves। जब तक हम अपने अंदर शांति या पीस को नहीं ऑब्टेन कर लेते तब तक दुनिया के अंदर, बाहरी दुनिया के अंदर हम इस चीज को कभी अचीव नहीं कर पाएंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो आजकल बहुत सारे ना कम्युनलिज्म के केसेस देखने को मिल जाते हैं, जहां पर एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोग दूसरे पर्टिकुलर रिलीजन के साथ, या फिर जो दूसरा पर्सन किसी और पर्टिकुलर कास्ट का हो, एनीथिंग लाइक दैट, हर पर्टिकुलर एरिया में हमें कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल जाते हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट कहाँ हो रहे हैं? आउटर वर्ल्ड के अंदर। पर इसका रीजन क्या है? इनर पीस की कमी, राइट। तो अगर हमारे पास, हमारे दिल के अंदर रिलीजियस हार्मनी होगी ना, जो इनर पीस के थ्रू आएगी, वही कहीं ना कहीं कम्युनलिज्म को रोक सकती है। इसके अलावा आप नोटिस कीजिए आजकल बहुत सारे केसेस देखने को मिलते हैं जहां पर क्या होता है कि लालच, जो ग्रीड हो गया, ठीक है ना, वो सारी चीजें हो गया। इसी तरह से दुनिया के अंदर हमें वेल्थ की काफी इनइक्वालिटी देखने को मिलती है कि किसी के पास बहुत ज्यादा पैसा है, किसी के पास बिल्कुल पैसा नहीं है, ठीक है। कंज्यूमरिज्म की भावना हमें देखने को मिलती है, राइट। और उसी तरह से इन्वायरमेंट का जो डिग्रेडेशन है, या उसके साथ ही जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये सारे इश्यूज हमें दुनिया में देखने को मिल जाते हैं। इसके पीछे का कारण पता क्या है? पीस विद इन अवर सेल्फ हमने कभी अचीव ही नहीं किया। अगर इसको हमने अचीव कर लिया, डेफिनेटली हम दुनिया के अंदर इन सभी चीजों को अचीव कर पाएंगे। इसके साथ ही आप नोटिस कर लीजिए नक्सलिज्म हो गया, ठीक है ना, सेपरेटिज्म की भावना, और भी बहुत तरह के जो अलग अलग तरह के आप सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स को देखते हो, वो सारे इसी तरह से, इसी के जो पीछे की जड़ है ना, वो जड़ यही है कि हमने अपने अंदर पीस को अचीव नहीं किया। गांधी जी की जब हम बात करते हैं ना, तो गांधी जी ने भी शांति हो गया, पीस हो गया, इसके रिगार्डिंग बहुत बात करी है। रीजन क्या है इसके पीछे का? क्योंकि पीस ही हमें अपना एक अलग स्टेट में लेके जाती है। और आज के टाइम पर चाहे कोई भी इंसान हो, चाहे एक बच्चा हो, एक बड़ा हो, कोई सोल्जर हो, कोई पॉलिटिकल लीडर हो, कोई एम्प्लॉय हो किसी कंपनी में काम करने वाला, हर पर्टिकुलर पर्सन के लिए पीस जरूरी हो गया है। क्योंकि तभी दुनिया में अपने पूरा पोटेंशियल को हम रीप करवाएंगे, उसके जो बेनिफिट्स है उसको अच्छे से पहुंच पाएंगे। तो उसके लिए पीस का होना, अपने अंदर के पीस का होना, बाहरी दुनिया के पीस के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाता है, राइट। तो ये होगी हमारी आज की कोट ऑफ द डे। अब चलते हैं हमारे पहले आर्टिकल की तरफ, जो क्या बात करता है लेवरेजिंग वॉइस टेक्नोलॉजी टू कॉम्बैट साइबर फ्रॉड, ठीक है। और इसको आप जीएस पेपर 3 के इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के साथ रिलेट कर सकते हो। देखिए अगर आप नोटिस करोगे ना, तो बहुत सारे सालों से, पिछले कई सालों से हमें नोटिस करने को मिलता है कि साइबर क्राइम हो गया या साइबर फ्रॉड्स हो गया, बहुत केसेस देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। बैंक के फ्रॉड हो गया, आपने भी कई बार नोटिस किया होगा ना कि किसी का क्रेडिट कार्ड हो गया या डेबिट कार्ड हो गया, किसी ने पैसे निकाल लिए साइबर फ्रॉड करते हुए। ये केसेस बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। अगर आप आरबीआई का डेटा देखोगे ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, तो हमें देखने को मिलता है कि नियरली हर रोज 100 करोड़ रुपए, समझ रहे हो, 100 करोड़ हर रोज। पिछले 7 साल में हमने इतने फ्रॉड देखे हैं, हर रोज का 100 करोड़ फ्रॉड, 100 करोड़ रुपए का फ्रॉड, तो बहुत बड़ा नंबर हो जाता है। पर अगर इन टर्म्स ऑफ हम नंबर की बात करें, ठीक है ना, अगर नंबर की बात करोगे तो हमें पिछले साल से 23% का इंक्रीज देखने को मिला है। अगर देखो 2020-21 में कितने थे, लगभग 7,000 के करीब, और अभी कितने देखने को मिले हैं 2021-22 में, लगभग 9,000 के करीब। तो 23-24% का यहाँ पे हमें इंक्रीज देखने को मिल गया है। पर अगर अमाउंट की बात करें तो अमाउंट में कमी है। कहने का मतलब क्या है कि पहले जो फ्रॉड होते थे ना, वो बिग अमाउंट्स के होते थे, बड़े बड़े अमाउंट्स के। अब क्या होता है, फ्रॉड छोटे छोटे अमाउंट्स के भी होने लग गए हैं, पर उनकी क्वांटिटी बहुत बढ़ गई है, नंबर बढ़ गया है, ठीक है ना। तो हर कोई पर्सन, मैं हो गया, आप हो गया, हर किसी के साथ साइबर फ्रॉड की एक पॉसिबिलिटी बन जाती है। इसके पीछे का सर कारण क्या है? कारण देखो डिजिटल पेमेंट्स एक तो है, डेफिनेटली डिजिटल पेमेंट इंपॉर्टेंट चीज है और काफी इसकी सहूलियत भी है। पर अगर आपको डिजिटल लिटरेसी नहीं है,
अगर आपको पता नहीं कि किसको देना है, कैसे देना है, या फिर कई बार हमसे ना कॉल कर लेते हैं। आप सभी ने जामताड़ा के बारे में सुना होगा, ठीक है? झारखंड के अंदर एक पॉपुलर प्लेस है। तो वहां पर से इस तरह के कॉल आ जाते हैं कि सर हमारा हम इस बैंक से बोल रहे हैं, आप अपना ओटीपी शेयर कर दो, क्योंकि आपका अगर आप कार्ड ब्लॉक नहीं करवाना चाहते तो हमारे साथ ओटीपी शेयर कर दो। तो उससे क्या होता है, आपके अकाउंट से पैसे निकाल लिए जाते हैं। तो इस तरह के ना डिजिटल इलिटरेसी होने की वजह से या लिटरेसी ना होने की वजह से ये एक इशू आ जाता है साइबर फ्रॉड का। बाकी टेलीफोन बैंकिंग के बढ़ने से हो गया, ऑनलाइन बैंकिंग सर्विसेज का अच्छे से इस्तेमाल ना होने की वजह से ये इश्यूज हमें यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। और इसका इम्पैक्ट क्या आता है? इम्पैक्ट मेरे पे ऊपर आता है, इसी तरह से गवर्नमेंट के ऊपर भी आता है। जो अलग अलग हमारी एजेंसीज इस डायरेक्शन में काम करती हैं उनके ऊपर भी इफेक्ट आता है, क्योंकि लॉ इन्फोर्समेंट के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क उठ जाता है। अब यहाँ पर राइटर का एक मानना है कि इन सभी चीजों को सॉल्व करने के लिए ना जो वॉइस टेक्नोलॉजी है, ठीक है ना, यहाँ पर आप इमेजेस के अंदर देख सकते हो, ये वॉइस टेक्नोलॉजी एक इंपॉर्टेंट रीजन हो सकता है। इसको इसको रोकने का एक तरीका हो सकता है वॉइस टेक्नोलॉजी। रीजन क्या है? देखो, आपने नोटिस किया होगा कि सिक्योरिटी के लिए ना हम सभी कुछ ना कुछ यूज करते हैं। जैसे बहुत सारे लोग पासवर्ड्स का यूज करते हैं, ठीक है ना। आपने वेरी श्योर आपने जब भी कभी अपना डेबिट कार्ड के ऊपर कुछ पासवर्ड लगाया होगा। सेम चीज जब आप किसी यूपीआई को किसी से पर्सन को करते हो तो पासवर्ड्स वगैरह लगाए जाते हैं। पर होता क्या है ना, ये पासवर्ड्स हो गया, इनके रिगार्डिंग थेफ्ट की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। आप सभी ने सुना होगा हैकिंग वगैरह, ठीक है, हैकिंग हो जाती है पासवर्ड्स की, या फिर कुछ और तरह से उस पासवर्ड को कोई और बंदा यूज कर सकता है। पर जब तक जहां बात होती है वॉइस टेक्नोलॉजी की, ऐसा नहीं है कि ये भी 100% टेक्नोलॉजी बिल्कुल फुल प्रूफ है, नहीं। पर एज कंपेयर टू जो बाकी और मैकेनिज्म है ना, उनके कंपैरिजन में ये टेक्नोलॉजी काफी अच्छी काम करती है। सर ये काम कैसे करती है? देखो, ये आपकी वॉइस को रिकॉग्नाइज करेगी, ठीक है ना। आपकी वॉइस जो होगी उसको रिकॉग्नाइज करेगी एंड उसी बेसिस पे हर चीज वर्क कर सकती है। तो अगर जो बाकी के मेथड्स की हम बात करें, जो स्मार्टफोन्स के अंदर अलग अलग तरह के बायोमेट्रिक्स आते हैं, तो वहां पर ना डीप फेक्स जैसी पॉसिबिलिटी आ सकती है। अब डीप फेक क्या है? देखो, डीप फेक कुछ नहीं है, आपकी मान लो जो इमेज है या आपकी वीडियो है, उसको किसी और से रिप्लेस कर दिया और बिल्कुल हूबहू आपकी जैसा ही लगे। तो वो सारी चीजें हमें देखने को मिल जाती हैं। तो यहाँ पर ना बैंक्स के केस में अक्सर ना इस तरह के फ्रॉड्स वगैरह बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। और इसको रोकने का एक तरीका क्या हो सकता है? आप वॉइस का यूज करो। और वॉइस के अंदर वही जो मैंने आपके साथ बात कर रहा था ना, आपकी वॉइस प्रिंट की तरह क्रिएट कर दिया जाएगा, एक डिजिटल उसका वॉइस प्रिंट बन जाएगा। फिर वो सामने वाला पर्सन क्या कर सकता है? आपकी वॉइस को ऑथेंटिकेट कर सकता है कि अच्छा, आपकी आवाज ये है और आपकी ओरिजिनल वॉइस कैसी है, दोनों को मैच कर दिया। अगर मैच हो गया तभी वो ट्रांजैक्शन हो पाएगी, अदरवाइज वो ट्रांजैक्शन डिक्लाइन हो जाएगी। जैसा आप देखते हो ना पासवर्ड, अगर सही पासवर्ड नहीं डालोगे तो क्या होगा? ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएगी। पर पासवर्ड्स को हैक किया जा सकता है बड़ी आसानी से। पर ऑन द अदर हैंड वॉइस को हैक करना काफी मुश्किल है। तो अगर आपकी वॉइस आप किसी एज अ पासवर्ड की तरह यूज कर रहे हो, ठीक है, पासवर्ड की जगह आप अपनी वॉइस को यूज कर रहे हो, तो आपकी वॉइस ऑथेंटिकेट करेगी कि हाँ आप ही बात कर रहे हो, एंड तभी जाके वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो पाएगी। अभी देखो, वॉइस टेक्नोलॉजी के और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं कि काफी चीप है, काफी सस्ते से हो जाती है, और हर पर्टिकुलर मोबाइल फोन में आपको मिल भी जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि आपको कुछ अलग से डिवाइस रखनी पड़ेगी अपनी वॉइस को ऑथेंटिकेट करवाने के लिए, नहीं। जो भी आपके पास मोबाइल फोन है उससे आसानी से ये चीज हो जाएगी, ठीक है ना। तो पासवर्ड से अगर आप नोटिस करोगे ना, तो काफी ज्यादा इसकी एक्यूरेसी हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। इसके अलावा आपकी प्राइवेसी वगैरह का भी इसमें ध्यान रखा जाता है, आपकी कॉल वॉइस को भी हो जाता है, ठीक है ना। तो काफी मुश्किल है इसको कॉपी करना, एक वॉइस को कॉपी करना और हैक करना तो काफी मुश्किल है एज कंपेयर टू द अदर मेथड्स। अब यहाँ पर ना राइटर ने एक केस स्टडी दी है, दैट इज एचएसबीसी, ठीक है, हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन, ठीक है, आप इसके बारे में जानते हो। तो एचएसबीसी ने ना 2019 में ये चीज करी थी कि उन्होंने वॉइस रिकॉग्निशन लेकर आई मोबाइल बैंकिंग कस्टमर्स के लिए। और उन्होंने नोटिस किया कि जब उन्होंने वॉइस टेक्नोलॉजी को लेकर आए, तो जो टेलीफोन रिगार्डिंग जो फ्रॉड केसेस थे उनमें 50% की कमी आई है। तो देख रहे हो, एक्चुअल में इसका जब इम्प्लीमेंटेशन किया गया तब भी इसमें काफी प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स यहाँ पे हमें देखने को मिल जाते हैं। तो एक्सपर्ट्स का देखो यही मानना है कि काफी तेजी से ग्रोथ कर रही है। नियरली जो सीएजीआर है ना, कितनी तेजी से ये ग्रो कर रही है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट 22-23% का हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और 2026 तक ये नियरली $4 बिलियन का मार्केट साइज हो जाएगा। तो काफी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है। और ऊपर से आप नोटिस करो, हम जैसे देख रहे हैं 5G का एवोल्यूशन, ठीक है ना। तो जब जैसे जैसे नई नई टेक्नोलॉजीज आती जा रही हैं, उस हिसाब से जो वॉइस टेक्नोलॉजी है उसकी इंपॉर्टेंस और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। और यहीं पर जो हमारी अलग अलग पुलिस इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज है, पुलिस हो गया, और जो इन्वेस्टिगेट करती हैं, वो भी इस चीज को यूज कर सकती हैं ताकि वो अच्छे से देख पाए कि अच्छा ये कोई क्रिमिनल तो नहीं है, ये आवाज किसी क्रिमिनल की तो नहीं है। या फिर कोई इंसान ऐसा भी तो हो सकता है कि मान लो एयरपोर्ट पर हो और वो देश छोड़कर भागना चाहता हो, तो हमारे पास अगर वॉइस टेक्नोलॉजी होगी तो हम उसकी वॉइस को अच्छे से देख पाएंगे,
कि हाँ भैया ये तो नहीं, ये वॉइस तो किसी क्रिमिनल की है, ये तो मैच जो आया है ना वो क्रिमिनल के साथ आया है, तो इसको देश छोड़ के नहीं जा सकता। तो इस तरह की चीजें हम डेफिनेटली कर सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली ये अच्छे से वर्क करेगी। देखो आप लोगों ने ना फेस टेक्नोलॉजी का भी सुना होगा कि वो सामने वाला जो कैमरा है आपके फेस को रिकॉग्नाइज कर देगा कि हाँ ये मैच है या नहीं है। पर वहां पर ना फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी की ना एरर रेट ज्यादा है। समझ आया कि वो उतने अच्छे से इफेक्टिवली काम नहीं करती। पर वॉइस जो है, जो वॉइस टेक्नोलॉजी है उसकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी खासी है। काफी कम एरर रेट यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। उसके साथ ही अगर आप नोटिस करोगे, ठीक है ना, तो क्रिमिनल से हो गया, ठीक है, एक्यूरेसी हो गया, ये सारी चीजें हमें देखने को मिल जाती हैं। एक अच्छी बात और क्या है कि ये प्लेबैक अटैक्स को भी रोक सकती है। मैं समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लो सामने वाले बैंक वाले कॉल किया, उन्होंने बोला कि आप कुछ बोलिए, तब जाके ना हम देखेंगे, वॉइस को मैच करेंगे एंड कोशिश करेंगे कि आपकी वॉइस मैच हुई या नहीं हुई। अब अगर मान लो किसी ने पीछे आपके ना आवाज रिकॉर्ड कर रखी थी, कोई कैसेट थी, उसके पास कोई सीडी थी जहां पर आपकी आवाज थी, मान लो उसने कैसेट चला दी, और तब इसने ऑथेंटिकेट हो जाएगी क्या? नहीं। वो चेक कर लेती है कि जो सामने वाला बंदा है वो लाइव बोल रहा है या कोई रिकॉर्डेड सीडी वगैरह कुछ चल रही है। तो ये सारी चीजें भी ना वॉइस के अंदर हो जाती हैं, वॉइस टेक्नोलॉजी के अंदर। तो काफी अच्छी टेक्नोलॉजी है। एक, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आज मेरा गला खराब है, ठीक है, आप नोटिस भी कर रहे हो मेरी आवाज थोड़ी अलग है, तो क्या सर तब वॉइस टेक्नोलॉजी उसको पकड़ लेगी या नहीं पकड़ लेगी? द आंसर इज यस। मेरी आवाज को ना वो इस तरह से डिजिटली कन्वर्ट किया जाता है कि अगर मुझे थोड़ा जुकाम है, थोड़ा गला खराब भी है, जो एक्चुअल में आज है भी मुझे, ठीक है, तो सामने वाली वॉइस टेक्नोलॉजी उसको तब भी पकड़ लेगी कि हाँ ये वही बंदा है। जस्ट बिकॉज उसको थोड़ा बहुत जुकाम हो गया है, तो कोई फर्क नहीं, वो वॉइस टेक्नोलॉजी आपकी तब भी उसको कैच कर लेगी, हाँ ये पर्सन ही यही है। तो नियरली आप मान सकते हो कि 90 से 99% तक की इसकी एक्यूरेसी है, जो कि काफी डिसेंट है। कुछ इश्यूज हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना, कुछ इश्यूज हैं, 100% नहीं है बिल्कुल, कुछ फॉल्स पॉजिटिव ये दे देती है, बट अदरवाइज इसकी एक्यूरेसी एज कंपेयर टू बाकी मैकेनिज्म बहुत अच्छी खासी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो जरूरत क्या है यहाँ पे राइटर के हिसाब से? जरूरत ये है कि आने वाले टाइम के अंदर गवर्नमेंट इसको यूज करे, इसको वेरिफिकेशन करे अलग अलग तरह से, ठीक है, क्रिमिनल्स के अंदर चेक करने के लिए या बाकी और माध्यम में भी जहां पे हमें सिक्योरिटी चाहिए होती है, बैंक फ्रॉड को रोकना हो, तो वॉइस मैट्रिक्स, जो वॉइस बायोमेट्रिक्स है, एक काफी इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर हमारे लिए प्ले कर सकती है। आगे बात समझ में? ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे इसको नोट कर सकते हो। अब चलते हैं हमारे हम दूसरे आर्टिकल की तरफ, जो कहाँ पे रिलेट करता है अफ्रीका के रिगार्डिंग, ठीक है, फोकस ऑन अफ्रीका, द हार्ट ऑफ द ग्लोबल साउथ, और इसको आप जीएस पेपर 2 के इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के साथ रिलेट कर सकते हो। देखो आप सभी जानते हो, देखो इंडिया क्या है, G20 की प्रेसिडेंसी हमारे पास है, ठीक है ना। अब एक साल जो है नेक्स्ट हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साल रहने वाला है। अब जब हम बात करते हैं कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो हमें ना एक अफ्रीका की भी बात जरूर कर लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो अफ्रीका है वो ग्लोबल साउथ की एक तरह से मेजर आवाज है, ठीक है, आप जानते हो, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम से हम साउथ की बात करें, ग्लोबल साउथ की, तो इंडिया का इंपॉर्टेंट रोल रहा है और आज के टाइम पर भी इंपॉर्टेंट रोल बन जाता है, और अफ्रीका इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। आप सभी जानते हो नियरली 54 कंट्रीज हमें अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर देखने को मिल जाएंगी। अब ये जो कंट्रीज हैं, कुछ डेवलपिंग कंट्रीज हैं यहाँ पे, और कुछ काफी कम डेवलप्ड है, लीस्ट डेवलप्ड कुछ कंट्रीज यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। तो यहाँ पर ना ये 54 कंट्रीज का समूह इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कोई भी चीज मान लो कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर कुछ वोटिंग करवानी हो, तो वहां पर ये ग्रुप काफी साथ में वोट करता है, तो काफी अच्छा खासा इनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है। अब ये सारी बातें इंडिया भी जानता है, ये सारी बातें चाइना भी जानता है, ये सारी बातें यूएसए भी जानता है। तो अभी जो यूएस और अफ्रीका के लीडर समिट हुआ ना, उन सभी चीजों के अंदर हमें ये चीजें देखने को मिली। जैसे एग्जांपल समझाता हूँ, अभी दिसंबर 13 से लेकर दिसंबर 15 के बीच में जो सेकंड यूएस अफ्रीका समिट था वो वॉशिंगटन में हुआ। अब इसमें क्या हुआ? इसमें देखो ये अफ्रीकन कंट्रीज के 49 कंट्रीज के लीडर्स और साथ ही साथ जो वहां का अफ्रीकन यूनियन है उसकी चेयर ने पार्टिसिपेट किया। इसके साथ ही यूएस की तरफ से सर कौन था? यूएस की तरफ से वहां के प्रेसिडेंट जो बाइडेन जी थे, ठीक है, तो उन्होंने भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो यहाँ पर इन्होंने आपस में बैठ के डिस्कस किया कि अब जो कोविड-19 का इम्पैक्ट है इसको कैसे कम करें, आने वाले टाइम के अंदर कुछ ऐसा पेंडेमिक या तो ना आए या फिर उसके इम्पैक्ट को हम कैसे कम करें, ये सारी बातें यहाँ पे डिस्कस हुई। उसके साथ ही क्लाइमेट जो चेंज आ रहा है उसका नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत सारी कंट्रीज के ऊपर फेस हो रहा है, उसको हम कैसे कम कर सकते हैं। अभी रशिया यूक्रेन क्राइसिस चल रहा था, उसका उसकी वजह से ना देखो रशिया और यूक्रेन ना एक्चुअल में वीट के बहुत मेजर एक्सपोर्टर है, तो उसकी वजह से फूड सिक्योरिटी के ऊपर क्वेश्चन उठे हैं। इस फूड सिक्योरिटी को हम कैसे इंश्योर कर पाएंगे, और आपस में जो डायस्पोरा टाइज है, ठीक है ना, जो जहां पे जो प्रवासी वहां पे चले गए हैं उनके बीच में कैसे हम रिलेशंस को इंक्रीज कर सकते हैं, ये सारी बातें इस समिट के अंदर हुई। तो यहाँ पर यूएस के प्रेसिडेंट साहब ने भी यही बोला, ठीक है ना, कि यूएस बिल्कुल साथ में खड़ा है अफ्रीका के हर पर्टिकुलर चीज के। जैसे फॉर एग्जांपल जो G20 है ना,
तो G20 में जो अफ्रीकन यूनियन है, तो यूएस ने बोला कि हम बिल्कुल सपोर्ट करते हैं कि अफ्रीकन यूनियन भी G20 का मेंबर बन जाए एज अ परमानेंट मेंबर। ऊपर से आप जानते हो, ठीक है, यूएनएससी के बारे में, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है, 5 मेंबर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, एज इन सॉरी 5 परमानेंट मेंबर्स देखने को मिल जाएंगे और 10 नॉन परमानेंट होते हैं। तो 5 परमानेंट मेंबर के अंदर आप जानते हो यूएस हो गया, यूके हो गया, ठीक है, चाइना हो गया, रशिया और फ्रांस, ये 5 है। अब यहाँ पर यूएस ने बोल दिया है कि वो पूरी तरह से सपोर्ट करता है कि अफ्रीका की तरह से भी रिप्रेजेंटेशन हो। देखो यहाँ से कोई भी कंट्री ना अफ्रीकन कंट्री नहीं है, तो यूएस ने बोल दिया कि हम सपोर्ट करते हैं कि एक परमानेंट रिप्रेजेंटेशन अफ्रीका का भी हो इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। अब यहाँ पे राइटर बात करें कि देखो ये जो पहला मुद्दा है ना कि अफ्रीकन यूनियन G20 को ज्वाइन कर जाए, ये तो आसानी से किया जा सकता है और काफी तेजी से किया जा सकता है अगर इंडिया और यूएस मिलकर जो आसियान और ईयू का थोड़ा रेजिस्टेंस है उसको रोक पाए। पर जो दूसरा मुद्दा है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर इनको परमानेंट सीट दी जाए, ये काफी मुश्किल है। ठीक है, हम देखो आप भी जानते हो, देखो इंडिया हो गया, ठीक है, ब्राजील हो गया, जापान हो गया, जर्मनी हो गया, ये चारों कंट्रीज जिनको हम G4 कंट्रीज भी बोलते हैं, ये G4 कंट्रीज भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि यूएनएससी की इनको भी परमानेंट सीट मिले। पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कोई रिफॉर्म हमें देखने को मिल ही नहीं रहा काफी सालों के अंदर। तो अगर वो पूरी तरह से यूएस से सपोर्ट भी कर रहा है ना अफ्रीका को, तो इसका कोई ज्यादा शायद मीनिंग नहीं है। उसी तरह से एक प्रॉमिस ये भी था कि जो वहां के प्रेसिडेंट है बेसिकली जो बाइडेन जी और वाइस प्रेसिडेंट, वो अफ्रीका को जल्दी ही विजिट करेंगे। अगर आप नोटिस करोगे ना तो 2015 के बाद में किसी भी यूएस प्रेसिडेंट ने विजिट नहीं किया अफ्रीका को, ठीक है ना। तो एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे भी ये भी कमिटमेंट है। तो क्लियरली आप देख सकते हो कि यूएस और अफ्रीका कोशिश कर रहे हैं कि आपस में इंगेज करें। अब यहाँ पर ना देखो अफ्रीका काफी अंडर डेवलप्ड एरिया है, जैसे मैंने बताया कि मोस्ट ऑफ द कंट्री लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज है। तो अफ्रीका को मीनिंग क्या है, अफ्रीका को क्या चाहिए, बेसिकली बहुत सारी इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो यूएसए ने ना बहुत सारे प्रोमिस भी करे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल $21 बिलियन ये आईएमएफ को देंगे ताकि जो भी प्रॉपर फाइनेंसिंग हो इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज को प्रॉपरली मिल पाए, ठीक है। तो उस तरह से बहुत सारी चीजें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करी जा रही है। इसी तरह से इन्होंने नोटिस किया कि अगले 3 सालों के अंदर नियरली $55 बिलियन अफ्रीका के अंदर ये इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो काफी मेजर इन्वेस्टमेंट हमें यहाँ पे यूएसए की देखने को मिल जाती है। पर अगर आप नोटिस करोगे ना चाइना की इन्वेस्टमेंट की, तो चाइना की इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल आप नोटिस करो, चाइना सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है अफ्रीका का और उसी तरह से चौथा सबसे बड़ा इन्वेस्टर है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर। इसके साथ ही अगर आप थोड़ा ट्रेड को कंपैरिजन करो ना यूएस और चाइना का, तो यूएस और अफ्रीका का ट्रेड कितना था, $45 बिलियन, वेरस चाइना और अफ्रीका कितना था, $254 बिलियन। तो नियरली 5-6 गुना ज्यादा है मतलब चाइना और अफ्रीका का ट्रेड एज कम्पेयर टू यूएस अफ्रीका का। उसी तरह से इन्वेस्टमेंट का भी आप देखोगे ना, पिछला जैसे जैसे स्टॉक है तो चाइना काफी तेजी से यहाँ पर अपने पांव पसार रहा है। उसके अलावा अगर आप नोटिस करो एक अलग से ना फोरम बना रखा है कॉपरेशन के लिए, उसका क्या नाम है, FOCAC, फोरम ऑन चाइना अफ्रीका कॉपरेशन। ये 2000 में बना था। अब यहाँ पर क्या होता है, हर 3 साल में ना यहाँ के लीडर बेसिकली चाइना के लीडर और साथ ही साथ ये जो अफ्रीका के जो मिनिस्टर्स और लीडर्स हैं ये आपस में मिलते हैं। एक बार मिलने कहाँ पे, एक बार मिलेंगे चाइना के अंदर, बीजिंग जो है उनकी कैपिटल, ठीक है ना, बीजिंग के अंदर मिल लेंगे। उसी तरह से अफ्रीकन कैपिटल में भी एक बार मिलेंगे, ठीक है, 3 साल में एक बार वहां पे, फिर अगले 3 साल बाद अफ्रीका के अंदर। तो इस तरह से ये चीजें चलती रहती हैं। तो एक तरह से ना अलग से इन्होंने फुल फ्लेज मैकेनिज्म बना रखा है कि इस तरह से इन पर वर्क करेंगे। ये क्या शो करता है, ये क्लियरली शो करता है कि चाइना बहुत ही स्ट्रांगली चाहता है अफ्रीका के साथ अपने रिलेशंस को बेहतर करना। जैसे एग्जांपल से समझो, लास्ट ईयर ना जो डकर, ठीक है ना, दरअसल में जो वेस्ट अफ्रीका के अंदर एक कंट्री है सेनेगल, उसकी कैपिटल है ये, वहां पर ये मीटिंग हुई थी 2021 में अंदर। वहां पर क्या कमिटमेंट हुई, एक तो जैसे अफ्रीका ने माना कि हाँ हम सपोर्ट करते हैं वन चाइना प्रिंसिपल को, उसी तरह से जो चाइना का BRI है, वन बेल्ट वन रोड, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इसको सपोर्ट करते हैं, और आपस में ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव। तो काफी ज्यादा सपोर्ट अफ्रीका भी चाइना को यहाँ पर देखते हुए कर रहा है। तो यहाँ पर ना दोनों पर्टिकुलर के लिए, चाहे चाइना की बात कर लो, अफ्रीका की बात कर लो, दोनों एक दूसरे को काफी अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं। दोनों के लिए प्रॉपर ये विन विन कॉपरेशन का एक चीज हो जाती है। इवन देखो यूएसए ने भी इस चीज को नोट किया है, और ये जो यूएसए के डिप्टी कॉमर्स सेक्रेटरी है उन्होंने ये बात बोली भी है इनफैक्ट कि यूएसए काफी पीछे रह गया है व्हेन इट कम्स टू चाइना, कि चाइना ने अपनी इन्वेस्टमेंट हो गया, अपने ट्रेड रिलेशन हो गया अफ्रीका के साथ काफी तेजी से बढ़ा लिए हैं, बट यूएसए उतनी तेजी से ये चीज नहीं कर पाया है। अब देखो इंडिया के लिए इसके क्या इंप्लीकेशंस हो सकते हैं। इंडिया के लिए ये इंप्लीकेशंस है कि देखो इंडिया की इंपॉर्टेंस ना काफी लंबी और काफी पुरानी रही है अफ्रीका के साथ। हमारी दोस्ती काफी अच्छी खासी है अफ्रीका के साथ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम कॉम्प्लिसेंट हो जाए कि हमारी तो दोस्ती बड़ी अच्छी है, हम तो हमें कुछ नहीं भी करेंगे तब भी सही चलेगा, ऐसा नहीं है।
चाइना और यूएसए पूरे अपनी कोशिश कर रहे हैं, तो इंडिया को भी डेफिनेटली यहाँ पे अच्छे से स्ट्राइव करना पड़ेगा। हमारी जो करंट गवर्नमेंट है उन्होंने भी काफी सारे एक्सचेंजेस कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम हम वहाँ पे कर रहे हैं, वहाँ के स्टूडेंट्स को हम आसानी से इंडियन यूनिवर्सिटीज में पढ़ पाए, उसके लिए फैसिलिटीज हैं। इंडिया और जापान ने मिलकर, ठीक है, जो एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर उसकी बात करी जा रही है। तो इस तरह से इंडिया ने भी काफी सारे अलग अलग कमिटमेंट्स, अफ्रीका के साथ इंडिया काफी सारी चीजें यहाँ पर करते हुए आपको देखने को मिल जाएगा। अब देखो अफ्रीका का ना, जो 2013 में, ठीक है, जो वहां का अफ्रीकन यूनियन था, तो उन्होंने एक कमिटमेंट करी थी कि 50 साल बाद, ठीक है, यानी कि 2063 तक वो अफ्रीका को किस डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हैं, कहां पर देखते हैं 2063 के अंदर। और वहां पे उन्होंने क्या बात करी, एक इंक्लूसिव ग्रोथ की, सस्टेनेबल ग्रोथ की, ठीक है, अफ्रीका में जो कंट्रीज है सारी की सारी वो इंटीग्रेटेड मैनर में काम करें, ठीक है, जो अफ्रीका में हो क्या हो, पीस स्टैब्लिश हो, और इंटरनेशनल अरेना के अंदर अफ्रीका का इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा तेजी से बढ़े, ठीक है ना। ये सारी कमिटमेंट्स इन्होंने करी थी कब, 2013 के टाइम पर। इसके साथ ही आप जानते हो बहुत सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हमने बनाया हुआ है कि पॉवर्टी को हटाना है, ठीक है ना, हंगर हो गया, गुड एजुकेशन हो गया, जेंडर इक्वालिटी लेकर आनी है, ठीक है ना, इनकम इनइक्वालिटी को खत्म करना है। इस तरह की अलग अलग कमिटमेंट्स थी। ये अलग अलग जो कमिटमेंट्स है ना, ये अफ्रीकन यूनियन ने नोटिस करी, और इन्होंने जब 2013 में ये मिले थे तो उन्होंने सोचा था कि धीरे धीरे हम इन पे काम करते रहेंगे, और इन्होंने एक प्लान किया कि 2063 तक, बेसिकली 50 साल बाद आफ्टर फ्रॉम 2013, ये कहां पर देख रहे हैं अफ्रीका को, उसका एक पूरा रोड मैप तैयार किया गया था। आई बात समझ में। तो यहां पर इंडिया के पास एक बहुत अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है कि अब जब हमारे पास G20 की प्रेसिडेंसी है, तो हम क्या कर सकते हैं, अफ्रीकन यूनियन को एक परमानेंट मेंबर बना सकते हैं G20 का। उससे क्या होगा, इंडिया और अफ्रीका के देखो जो ऑलरेडी रिलेशंस काफी अच्छे हैं, इनको हम और तेजी से इंक्रीज कर सकते हैं। और जो अफ्रीका का गोल है 2063 तक, जो उनका डेवलपमेंट का एजेंडा है, उसके अंदर हम एक इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन प्ले कर सकते हैं। अब आज के टाइम पर अगर देखोगे ना, ठीक है ना, तो चाइना के साथ कुछ इंडिया का बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, यूक्रेन के साथ जो रशिया यूक्रेन क्राइसिस चल रहा है उसका इंपैक्ट हो गया, इकोनॉमी में कुछ इश्यूज हैं, कोविड-19 का इंपैक्ट है। तो इन सभी ने ना इंडिया और अफ्रीका के रिलेशंस थोड़े से इंपैक्ट किए हैं। तो यहाँ पर अगर इंडिया इस पर्टिकुलर जो अफ्रीका एजेंडा है 2063 का डेवलपमेंट का, अगर वहां पर हम कंट्रीब्यूट करें, तो डेफिनेटली ये सारे रिलेशन इंप्रूव होंगे। G20 प्रेसिडेंसी को इंडिया अच्छे से यूज कर सकता है, और इंडिया लाइक माइंडेड कंट्रीज के साथ इन्वॉल्व होकर अफ्रीका के साथ अच्छे से काम कर सकता है। अब अगर आप नोटिस करोगे तो इंडिया अफ्रीका फोरम समिट 2024 की स्टार्टिंग में होने वाला है। तो डेफिनेटली अगर हम उसको अच्छे से डायरेक्शन में काम करेंगे, तो इंडिया अफ्रीका के रिलेशन इंप्रूव होंगे, एंड इंडिया भी एक ग्लोबल लेवल पे एक अच्छे रोल प्ले कर सकता है ग्लोबल साउथ कॉपरेशन को इंक्रीज करने के लिए, राइट। तो ये सारी चीजें जो आज हमें डिस्कस करनी थी, आई होप आपको सारे आर्टिकल्स अच्छे से समझ आए होंगे। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।